नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ग्रेट मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम 1000 वन लाइनर प्रैक्टिस सीरीज लेकर चल रहे हैं ईबीएस की। तो इसमें सबसे पहले जो हम देखेंगे वो आज के बारे में हम बात करेंगे। तो आज देखते हैं कितने क्वेश्चन हो रहे हैं वन लाइनर के। आज हम बात करेंगे दिवस की। तो 21 मार्च को क्या होता है, विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। अब जो मार्च है तो वानिकी यानी जो लकड़ी वाला जो सिस्टम है, जो होली होती है वो मार्च में होती है। तो याद कैसे करेंगे कि 21 मार्च यानी कि होली में क्या होता है, लकड़ियाँ जलाई जाती हैं। तो 20 मार्च को वानिकी दिवस, विश्व वानिकी दिवस। 22 मार्च फिर क्या होता है, होली में ही जल जो होता है यानी कि पानी से भी और गुलाल से भी होली खेली जाती। तो 22 मार्च जल दिवस। 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस। अब जो होली रखी जाती है वो किस पर रखी जाती है, 22 अप्रैल। 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस। अप्रैल 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 फूल, अप्रैल फूल जो फूल होता है तो वो कहाँ होता है, वो भी ज़मीन में होता है। तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। 8 मई 8 मई 8 मई 8 मई 8 मई मई गई मई गई मई गई 8 मई विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। यानी कि 8 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, जो प्रवास लेते हैं पक्षी, वो मनाया जाता है। 5 जून 5 जून 5 जून 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। 16 सितंबर 16 सितंबर 16 सितंबर सितंबर को संरक्षण यानी विश्व ओजोन संरक्षण दिवस। 3 अक्टूबर विश्व प्रकृति दिवस। जो अक्टूबर, देखो 2 अक्टूबर गांधी जयंती मनाई जाती है। और जो गांधी जी थे वो बहुत प्रेम करते थे प्रकृति से। तो 3 अक्टूबर यानी कि प्रकृति दिवस। 3 अक्टूबर यानी कि प्रकृति दिवस। 6 अक्टूबर विश्व वन्य प्राणी दिवस। 6 अक्टूबर। और गांधी जी क्या कहते थे कि प्राणियों की हिंसा ना हो, प्राणियों की हिंसा ना हो। तो क्या है, 6 अक्टूबर यानी कि विश्व वन्य प्राणी दिवस। फिर है 26 नवंबर विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा वन बचाओ आंदोलन। तो चिपको आंदोलन ये उत्तराखंड। तिलाड़ी आंदोलन ये उत्तराखंड। खेजड़ी आंदोलन राजस्थान। एपिको आंदोलन कर्नाटक। रीफ आंदोलन कर्नाटक। रीफ आंदोलन चीन। माकी मुल्गा आंदोलन ऑस्ट्रेलिया। पुस्ताज आंदोलन हगरी। आगे देखते हैं। होगल कश्मीरी मृग 1970 में ये परियोजना लागू हुई। होगल एक कश्मीरी जो मृग होता है पशु, उसके लिए 1970 में। शेर जो है 1972। बाघ 1973। घड़ियाल 1974। मगर प्रजनन 1975। गेंडा 1987। हिमचीता जो क्या बोलते हैं ठंडे स्थानों पर रहता है, हिमचीता 1987। हाथी 1992। लाल पोंडा 1992। बिली अर्जुन सिंह टाइगर प्रेमी दुधवा राष्ट्रीय पार्क। होगल 1970। शेर 1972। बाघ 1973। घड़ियाल 1974। अब देखो जो घड़ियाल है, घड़ियाल यानी कि 4 आ रहे हैं, घड़ियाल में 4, 1 2 3 4 1974। ऐसे ही शेर 1972, 2 आ रहे, 1 2 शेर 1972। बाघ में क्या होते हैं, जो है आम, नीम और अमरूद, इनका जो बाग होता है। तो 3 बाघ से याद रखेंगे बाघ। अब फिर वो हमारे आते हैं घास के मैदान। तो घास के मैदान देखो इसमें क्या होता है। प्रेरी यूएसए कनाडा। स्टेपी रूस यूक्रेन। कंपास अर्जेंटीना। बेल्ट दक्षिणी अफ्रीका। डाउडस ऑस्ट्रेलिया। कैडबरी न्यूजर्सीलैंड। मोंटे अर्जेंटीना।
क्रेवकाओ एंटीना, सेंजा स्पेन, सवाना सूडान, सेलबास अमेजन बेसिन, लानोज लानोज बोनेजुला, कंपास ब्राज़ील, पार्कलैंड अफ्रीका, पेंटनल पराग्वे, सोराडो ब्राज़ील का उत्तर पूर्वी भाग। यह क्या है? ये घास के मैदान हैं। फिर देखो एक चीज़ और समझ लो, थोड़ी इम्पोर्टेंट है ये। देखो ये जो इन्वायरमेंट है, इनमें क्या होता है, ये जो वेस्टर्न कल्चर है तो वो गॉड, फिर मैन, फिर नेचर, वो ऐसे करके चल। जो बेस्ट है मतलब उत्तर के जो लोग हैं वेस्टर्न के, तो जो हम मतलब हम भारतीय लोगों की तरफ की अगर बात करें तो गॉड, फिर मैन, फिर नेचर। ये कह रहे हैं पहले गॉड बना, गॉड ने आदमी को बनाया और आदमी ने नेचर को, आदमी के बाद नेचर बना। 4.8 अरब वर्ष जो तापमान था वो 2.5 सेल्सियस था, किसका? पृथ्वी का। और 1750 में हमने मेहनत करके 3.5 सेल्सियस कर दिया। और 1950 में आते आते ये जो टेम्परेचर है वो हमने पृथ्वी का कर दिया है 4 सेल्सियस, ऐसा अनुमान है। और 2070 तक आप लगा लो क्या होगा, 2070 तक इसका जो है हो जाएगा 4 टेम्परेचर। 4.8 अरब वर्ष जो था टेम्परेचर तो कितना था? 2.5 सेल्सियस। और 1750 हमने इसे ला के रख दिया कितना? 3.5 सेल्सियस। और 1950 से 2070 तक ऐसा अनुमान है कि 4 सेल्सियस हो जाएगा। अब जो एशियन वाले लोग हैं, जो एशियन या जो इन उधर की, तो वो कहते हैं कि गॉड, नेचर और मैन। और वेस्टर्न कहते हैं गॉड, मैन और नेचर। तो उनका अलग सिस्टम है। जो एशिया इंडिया के हैं ये क्या करते हैं, ये पहले गॉड, फिर नेचर, फिर मैन। गॉड, नेचर, मैन। और ये क्या कहते हैं वेस्टर्न वाले? गॉड, मैन और नेचर। पहले गॉड, मैन, फिर नेचर, ये चलता है। अब देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। देखो राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य अवस्थिति जाना जाता है किस लिए वो समझो। जिम कॉर्बेट हेली राष्ट्रीय जो पार्क है वो उत्तराखंड में स्थित है। और ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है, 1936 में ये संरक्षित किया गया। फिर आता काजीरंगा, ये जो पार्क है ये असम में है और एक सींग वाला जो गैंडा है उसके लिए प्रसिद्ध है। फिर आता है मानस, तो ये असम में है और हाथी और बाघ के लिए ये प्रसिद्ध है। फिर आता है दुधवा राष्ट्रीय पार्क, ये उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी में है। ये वही वाला है जो अभी किसान और वो मिश्रा के बीच में जो क्या बोलते हैं दंगा जो हुआ है, तो वो किसान के ऊपर जो कार चढ़ा दी गई है, ये वही वाला लखीमपुर खीरी की बात हो रही है। तो गैंडा परियोजना की शुरुआत प्लस जो बिल्ली अर्जन सिंह पार्क संस्थापक है इसके। अब देखो क्या होता है, जैसे किसान है एक तरफ नेता है, तो यहाँ पे आप दो चीज़ें समझिएगा। देखो जो पूरे भारत में जो तंत्र है राजनेताओं का, उनमें वास्तविक रूप से राजनेताओं के अगर हाथ में ये दे दिया जाए तो देश अब तक इनकी ऐसी तैसी हो गई होती देश की, ठीक है। लेकिन होता क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि जो आपका गांव का प्रधान होता है तो वो क्या है, राजनीतिक तंत्र का एक हिस्सा है। लेकिन वो जोड़ के ये संविधान में ऐसी क्या बोलते हैं लिखित प्रक्रिया है कि नेताओं के लिए खुला नहीं छोड़ा जाए, उनमें प्रशासन की जरूर हस्तक्षेप होगा। तो जो गांव का प्रधान होता है उसके साथ में एक सचिव दिया जाता है, क्योंकि सरकार और जो राजनेता है, अब राजनेता तो गांव है उसका राजा मुखिया कौन है, वो प्रधान है।
तो जो गांव का जो प्रधान है उसके साथ में एक सरकारी सचिव दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट रहें। ऐसे ही तहसील में होता है, ऐसे ही मेयर के साथ होता है। जो नगर आयुक्त तो चुने जाते हैं तो इनमें भी एक आईएएस रैंक का होता है, वो इससे कनेक्ट रहता है। ऐसे ही जो राज्य का होता है तो राज्य में क्या है, राज्य में मुख्यमंत्री चुना जाता है, तो इसके लिए भी एक सचिव होता है। वो सचिव कौन होता है? वो राज्यपाल होता है। ऐसे जो प्रधानमंत्री होता है इनके लिए भी एक सचिव चुना जाता है, तो वो क्या होता है? वो एक सचिव कहलाता है। अगर ये सचिव ना हो तो देश अब तक पता नहीं किस गर्त में गया होता। अब देखो यहाँ पे जो राजनेताओं के बीच और किसानों के बीच जो मामला चल रहा है वो समझो। पूरा राष्ट्र का जो तंत्र चलाता है वो कौन चलाता है? सलाहकार इनके होते हैं सब आईएएस रैंक के, ठीक है। अब आईएएस रैंक के जब सलाहकार होते हैं, अब तुम ये बताओ 4-5 दिन हो गए तब भी रिपोर्ट तो लिख गई है, लेकिन उस पर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं हो रही? प्रतिक्रिया इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि मामला राजनेताओं के बीच का है ना। अब राजनेता किसके अंडर में? राजनेता आते हैं, राजनेता तो खुले हैं, लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया की अगर बात करें जो होता है वास्तविक, तो वो इसमें प्रशासन भी इंक्लूड होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर जो झड़प चल रही है वो वास्तविक में किसान और राजनेताओं के बीच चल रही। अब होता क्या है कि जो इतने पढ़े लिखे बन के जाते हैं आईएएस, इनका जो आईएएस का जो पढ़ा लिखा है ये सब कोने में रखा रह जाता है उनके सामने। कैसे? इतने इतने बड़े इंटरव्यू आपने देखे होंगे, तो इन लोगों की सच्चाई कौन बताएगा? जो राजनेता हैं और जो प्रशासन है। तो देखो प्रशासन से जो आईएएस बन के आते हैं वो पढ़ाई तो करके आते हैं, तो पढ़ाई जिन टीचरों से करते हैं, टीचर्स लोगों से, वो बताते हैं इनकी सच्चाई। चेस खेल रहे होंगे, व्हाट्सएप खेल रहे होंगे और दंगा चल रहा है, बहुत अच्छे से कर्फ्यू की व्यवस्था होने वाली है, खूब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आराम से तलवारें भाला लाठी गन ईंट पत्थर सब बढ़िया से हो रहा है। और उन आईएएस साहब का कोई टीचर अगर फ़ोन करे उनके लिए, सर आईएएस साहब मैं बोल रहा हूँ डॉक्टर दिव्यकीर्ति या अवध ओझा या XYZ किसी को ले लो आप जो आईएएस बनाते हैं इंडिया में, मैं अवध ओझा बोल रहा हूँ। जी सर नमस्ते। अरे बाहर सब जल रहा है, आग लगी हुई है, ये हिंदू मुस्लिम चल रहा है। एसपी साहब ये आपका प्रशासन। सर होने दो, मैं अभी व्हाट्सएप खेल रहा हूँ या चेस कर रहा हूँ, वो होने दो। ऊपर से आर्डर है कि ढंग से हो जाने तो तब प्रशासन तो अपनी जो फौज है वो भेजना। तो ये ऐसे करके चलता है और ये सच्चाई है। ये भारत में तुमने देखा होगा जब सब कुछ जल जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाए तब प्रशासन भेजते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ऐसा कराना। तो मैं कुल मिला के ये बात को मैं कहना चाहूँगा, देखो ना हिंदू के पक्ष में रहो ना मुसलमान के, ना राजनीति के पक्ष में रहो ना प्रशासन। अगर आपको वास्तविकता जाननी है ना तो ये टीवी हमें वास्तविकता कभी नहीं दिखाएगी। अब जैसे बजट आता है तो बजट में क्या होता है, अगर बजट के फ़ायदे देखने हों तो सुधीर चौधरी को देख लो, और नुकसान देखने हो बजट के तो रवीश कुमार को देख लो। तो चीज़ तो एक ही है बजट, लेकिन उस पर व्याख्याएँ अलग अलग हैं। तो यही चलता रहता। तो अपने आप को अगर तुम्हें और ज़्यादा अच्छा सा करना है तो जो बात कहते नहीं कारण के पीछे का कारण, जैसे मैं अभी यहाँ से कहूँ ये आप मेरे लिए सुन रहे हैं तो सुन तो मेरे लिए रहे, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है? पीछे का कारण इसलिए है कि आप ये पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं, इसके मूल कारण है कि आप सक्सेस हो, जॉब लगे आपकी, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं। तो यही होता है, अगर कारण के भीतर का कारण जानो तब ये सच्चाइयाँ निकल के आएँ। तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप 3 टीचरों को अवश्य सुना करो। जैसे अभी मुद्दा ये किसानों का गरमाया हुआ है, तो डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति जो दृष्टि के संचालक हैं निदेशक, उन्होंने 8-9 महीना पहले ये किसान और सरकार के बीच की झड़प के लिए 3-4 घंटे की एक वीडियो बना डाली। वो समझो तब पता लगेगा कि सच्चाई क्या है। ऐसे नहीं कि एनआरसी की जो एनआरसी है वो लगा दो या हटा दो, ये किसानों वाला, ये कुछ नहीं है, ये सब अपने आप में है। तो चलो जो भी हुआ मुद्दे पर आ जाओ। तो गिर राष्ट्रीय पार्क ये गुजरात एशियाई शेरों का सबसे बड़ा स्थल है। गिर राष्ट्रीय पार्क गुजरात कहाँ है? गिर राष्ट्रीय पार्क गुजरात ये एशियाई शेरों का सबसे बड़ा स्थल है।
फिर आता है हमारा केवला देवी घाना पक्षी विहार, ये कहाँ है? राजस्थान में है और ये सारस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। फिर हमारा आता है दाची ग्राम वन्य जीव अभ्यारण्य, अभयारण्य होगा, जो अभयारण्य लिखा जाता है अभयारण्य, ऐसे ये गलत होता है, ये सही है अभयारण्य। तो है दाची ग्राम वन्य जीव जो अभयारण्य है वो झारखंड में है, हंगुल कश्मीर में जिसमें रहते हैं। फिर है बाघ बगदड़ जो राष्ट्रीय पार्क है वो मध्य प्रदेश में सफ़ेद टाइगर की एकमात्र जन्मस्थली कहाँ है? मध्य प्रदेश में, जो वादगढ़ राष्ट्रीय पार्क है वहाँ। फिर है बादीपुर राष्ट्रीय पार्क, ये कर्नाटक में है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत यहीं से हुई है। फिर है राजाजी राष्ट्रीय पार्क, ये उत्तराखंड में है, सर्वाधिक हाथियों वाला ये उद्यान है। फिर आता है हमारा राजाजी, तो हो गया। रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क, ये कहाँ है? रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क है, ये राजस्थान, ये सर्वाधिक बाघों के लिए है। फिर आता है सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क, ये वेस्ट बंगाल में है, बंगाल का रॉयल टाइगर यही क्या है? संरक्षित है एकमात्र। फिर है फूलों की घाटी, ये उत्तराखंड में जून जुलाई के माह में विभिन्न प्रकार के फूल यहाँ क्या बोलते हैं खिलते हैं, तो आप जाइए और इनका आनंद बहुत अच्छे से लीजिए। ये बहुत खूबसूरती भरा है क्या बोलते हैं उत्तराखंड में ये क्षेत्र माना जाता है। सुल्तानपुर पक्षी जो बिहार है ये हरियाणा में है और सारस पक्षी के लिए ये प्रसिद्ध है। फिर है नामदका राष्ट्रीय पार्क, ये अरुणाचल प्रदेश में है और तेंदुआ जो होता है तेंदुए का सबसे बड़ा आवास या प्रवास स्थल है। फिर है कि भीतरकनिका, ये उड़ीसा में है, ये ओडिक जो रिडले है, कुछ ये कछुए होगा, ये कछुए ओलिव जो रिडले कछुए हैं उनके लिए ये खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध। फिर क्या है? ये पटना पक्षी विहार, ये एटाम पड़ता है, पटना पक्षी विहार ये एटाम पड़ता है। और फिर आता है हमारा नवाबगंज पक्षी विहार, ये उन्नाव में है। और राजपुर पक्षी विहार ये रायबरेली में है। और पार्वती अर्गा ये गोंडा में है। तो ये इस तरीक़ा से चलेगा। देखो एक बार फिर से देखो, जिम कॉर्बेट हेगली राष्ट्रीय उत्तराखंड में ये पार्क है और भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। काजीरंगा ये असम में एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। फिर मानस असम में है, ये हाथी और बाघ के लिए प्रसिद्ध है। फिर दुधवा राष्ट्रीय जो नेशनल पार्क है वो उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी में है, ये गैंडा परियोजना शुरुआत हुई थी और ये बिल्ली जय सिंह पार्क से के इसके संस्थापक हैं। फिर आता हमारा गिर राष्ट्रीय गुजरात में है, ये गिर राष्ट्रीय कहाँ है? गुजरात में है। और केवला जो देव है केवला घाना पक्षी राजस्थान और सारस के लिए प्रसिद्ध बिहार है। फिर है दाची ग्राम वन्य जीव, ये झारखंड में है, होगल कश्मीरी अभयारण्य। बाघगढ़ राष्ट्रीय पार्क, ये उत्तर प्रदेश, सफ़ेद टाइगर की एकमात्र क्या बोलते हैं जन्मस्थली है। फिर है बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क, कर्नाटक, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। फिर है राजाजी जो राष्ट्रीय पार्क, ये उत्तराखंड और सर्वाधिक जो है हाथियों की ये उद्यान है। फिर आता है हमारा जो रणथंभौर राष्ट्रीय जो पार्क है, ये राजस्थान, सर्वाधिक भाग के लिए है। फिर आता है सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क, ये वेस्ट बंगाल का रॉयल टाइगर यहीं संरक्षित है एकमात्र। फिर आता है फूलों की घाटी, ये कहाँ है? ये जो फूलों घाटी ये उत्तराखंड में है। फिर आता है हमारा ये जून जुलाई माह में या विभिन्न प्रकार के फूल खिलते हैं। सुल्तानपुर पक्षी विहार, ये हरियाणा, सारस पक्षी लिए प्रसिद्ध है। नामदा राष्ट्रीय पार्क अरुणाचल प्रदेश, ये तेंदुओं का सबसे बड़ा आवास स्थल है एशिया में। फिर है भीतरकनिका, ये उड़ीसा, ओडविग रेडियो कछुए के लिए और खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है। पटना पक्षी विहार ये एटा में है और नवाबगंज पक्षी विहार ये उन्नाव में है और रामपुर पक्षी विहार ये रायबरेली में है और पार्वती ये आगरा यानी कि गोंडा में ये पड़ता है। आगे देखो, आगे आता है हमारा ओखला पक्षी विहार, ये गाजियाबाद में। चंद्रप्रभा है, ये वाराणसी में है पक्षी विहार। फिर आता है हमारा करेरा पक्षी विहार, ये
कहाँ है, झांसी में है। फिर आता है जयसमंद पक्षी विहार, ये उदयपुर राजस्थान में है। फिर है नाहरगढ़ पक्षी विहार, ये जयपुर राजस्थान में है। फिर है बोगड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये गोंडा में है। फिर आता है ये कागेर घाटी राष्ट्रीय पार्क, ये छत्तीसगढ़ में है। और औरंग अभ्यारण्य, ये असम में है। ऊषा कोठी, ये वन्य जीव है अभ्यारण्य, ये उड़ीसा में है। फिर आता है नगर होल राष्ट्रीय पार्क, ये कहाँ है, ये कर्नाटक में है। फिर आता है हमारा क्या बोलते हैं कुगती वन्य जीव अभ्यारण्य, ये हिमाचल प्रदेश में है। इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क, ये बस्तर छत्तीसगढ़ में है। और मरु राष्ट्रीय उद्यान, ये जैसलमेर में है, जैसलमेर राजस्थान में। फिर हम आगे बात करें तो इसमें क्या है वो समझो। जो नीलगिरी पर्वत है, नीलगिरी ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में ये स्थापित अवस्थिति है। ये नीलगिरी जो है ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, स्थापना इसकी 1986 में हुई। फिर नंदा देवी ये उत्तराखंड में है, इसकी स्थापना 1988 में हुई। फिर ये गारो की पहाड़ियों नोकरे की, ये मेघालय में है, ये 1988 में। फिर है मानस, ये असम में 1989। फिर आता है सुंदरबन, ये पश्चिमी बंगाल में 1989। फिर आता है मन्नार की खाड़ी, सेकंड क्षेत्रीय दृष्टि से तटीय तमिलनाडु में है, ये 1989 में। फिर है ग्रेट निकोबार, अंडमान एवं निकोबार, ये है। फिर आता है सिमनीपाल, ये उड़ीसा, 1944 में इसकी स्थापना हुई है। फिर आता है हमारा सिमनीपाल हो गया। डिब्रूगढ़ या डिबूसाई, ये असम है, 1900 क्या बोलते हैं 97 में इसकी स्थापना हुई है। और फिर आता है हमारा दिहांग देवांग, ये अरुणाचल प्रदेश, 1998 में है। फिर आता है कंचनजंगा, ये उत्तर प्रदेश सिक्किम में है, ये 2000 में इसकी स्थापना हुई। फिर आता है हमारा ये पंचमढ़ी महादेवी जो पहाड़ी है, पंचमढ़ी जो पहाड़ी है ये मध्य प्रदेश, 2000 में स्थापना हुई। अगस्त जो मलाई है ये तमिलनाडु प्लस केरल, यानी तमिलनाडु और केरल में, ये 2005 में हुई है। और फिर अचानक मार, ये अमरकंटक जो पहाड़ी है ये मध्य प्रदेश और चंडीगढ़, 2005 में इसकी स्थापना हुई है। फिर कच्छ क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा गुजरात, ये 2008 में है। और कोल्ड डिजर्ट बायो जो स्फीयर है वो हमारा हिमाचल प्रदेश, 2010 में इसकी स्थापना हुई। और शेषाचलम ये आंध्र प्रदेश में 2010 में हुई। और पन्ना ये मध्य प्रदेश में है और इसकी स्थापना जो हुई वो 2011 में हुई। आगे देखो, पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न गैसों का आवरण जो पाया जाता है वो सूर्य के पार्थिव विकिरण को पृथ्वी तक आने से रोकता है। इस प्रक्रिया को हरित प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। पूछ लेगा ग्रीन इफेक्ट किसे कहते हैं, तो पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न गैसों का आवरण पाया जाता है जो सूर्य के पार्थिव विकिरण को पृथ्वी तक आने से क्या करता है, रोकता है। वो क्या है, हरित प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। यह पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, इसके बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें इस प्रकार हैं, इसमें क्या है, जलवाष्प वेपर CO2, CH4, CFC यानी कि और SO2 और NO2, ये गैसें इसमें शामिल हैं। जलवाष्प क्या है, तो जो जलवाष्प है ये जलवाष्प प्रकृति के द्वारा उत्सर्जित गैस है, ये वनस्पतियों द्वारा उत्सर्जित होती है। इसका जो योगदान भूमंडलीय तापन में कितना है, 66 से 87% है। वो पूछ लेगा जलवाष्प प्रकृति के द्वारा उत्सर्जित गैस है, ये वनस्पतियों के द्वारा उत्सर्जित होती, इसका योगदान भूमंडलीय तापन में कितना। वो ऐसे पूछेगा कि जलवाष्प का भूमंडलीय तापन में योगदान कितना है, तो हम कहेंगे 66 से 87%। फिर जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये भूमंडलीय तापन के लिए 60% जिम्मेदार है। कितनी, 60%।
फिर है कि किन किरणों से बढ़ रहा है ये भूमंडलीय तापन। तो इसमें क्या क्या है, ये जीवाश्म ईंधनों की जो बढ़ती हुई उपयोगिता के कारण ये बढ़ रहा है, और जो जंगलों की कटाई, जो मानव जनसंख्या है वो बढ़ रही है, इसके कारण भी है। फिर हम बात करें मीथेन गैस, तो यह ग्लोबल वार्मिंग में 20% उत्तरदायी है, और ये पाई जाती है, जो मीथेन गैस है वो देखो कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो मीथेन गैस देखो दलदली स्थानों में पाई जाती है, जो दलदल होता है वहाँ धान के खेत में जब रोपाई करते समय ये निकलती है, और जानवरों जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं उनसे निकलती है। फिर ये जानवरों के गोबर में जो एकत्रित करते हैं उसमें निकलती है, कच्ची लकड़ियों जलाने पर, और कोयला की खदानों से, और दीमक के जो बाम्बी घर होते हैं वहाँ से ये निकलती है। अब हम बात करें कि CFC गैस है क्या, वो समझो। इसमें क्या होता है, ये ग्लोबल वार्मिंग में कितनी जिम्मेदार है, 18 से 19%, और यह CO2 की तुलना में 1000 गुना कैसी अधिक प्रभावशाली, यानी कि खतरनाक है ये। CFC गैस को में क्लोरीन का जो एक अणु ओजोन के 1 लाख अणुओं को समाप्त करने की क्षमता रखता है। कितना? CFC गैस में क्लोरीन का एक अणु ओजोन के 1 लाख अणुओं को समाप्त करने की क्षमता रखता है। CFC गैस ओजोन परत के क्षय के लिए भी जिम्मेदार है। CFC गैस जो है वो उससे क्या होता है, जो ओजोन परत है उसका क्षरण होता है। फिर किरणों से बढ़ रहा है, किन किन किरणों से बढ़ रहा है, तो ये देखो बढ़ रहा है AC उद्योग है, जो AC जहाँ लगती है वहाँ से, और रेफ्रिजरेटर जो होते हैं, रेफ्रिजरेटर होते हैं वहाँ से। फिर जो है ये क्या है, हाँ जो ड्यू वगैरह होते हैं, जो बॉडी स्प्रे, इनसे, और जो फोम, जो पैकेजिंग होती है, फोम से जो पैकेजिंग की जाती है उससे ये बढ़ते हैं। अब SO2 की अगर बात करें तो ये ग्लोबल वार्मिंग में 15% उत्तरदायी है, और ये गाड़ियों के धुएं तथा चमड़े के कारखानों से ये क्या होती है, निकलती है। और SO2 NO2 के कारण अम्ल वर्षा जैसी घटनाएं घटित होती हैं। जो SO2 है वो Ha2 से क्या बनाती, H2SO4 बनाती है। अब जो एसिड रेन के कारण जो स्टोन, जो लेप्रोसी होती है, पत्थरों का जो कुष्ठ रोग इसे बोलते हैं, स्टोन लेप्रेसी, इससे पुरानी जो इमारतें हैं और चट्टानों का रंग कैसा होता है, छूटने लगता है। यही कारण है कि जो आगरा में ताजमहल है वो पीला पड़ रहा है। NO2 जो नाइट्रस ऑक्साइड है, या लाफिंग गैस से कहते हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग में 4 से 5% उत्तरदायी है। ठीक है, आगे देखो। NO2 गैस का उत्सर्जन वर्षा वाले जंगलों तथा रासायनिक उर्वरकों की बढ़ती उपयोगिता के कारण हो रहा है। NO2 किससे बढ़ रही है, जो उर्वरक हैं रासायनिक उनसे, और जो जंगल क्या है कट रहे हैं उनसे। भूमंडलीय तापन क्या है, तो भूमंडलीय तापन जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जापान के शहर टोक्यो में 1997 में हुआ था। इस सम्मेलन में टोक्यो समझौता या टोक्यो प्रोटोकॉल भी इसे हम कहते हैं। फिर क्या है मामला ये, इस प्रोटोकॉल के तहत यह भी देश पर तभी बाध्यकारी होता है जब ये उस राष्ट्र के द्वारा हस्ताक्षर, यानी कि जो रेटिफाई जो होता है कर लिया जाता है। हस्ताक्षर का अर्थ वहाँ की जनता तथा सरकार दोनों का समर्थन मिलना, ये होता है। फिर देखो जैव जो विविधता, ये मैंने आपको पढ़ाई दी। तो जैव विविधता जो शब्द है ये सर्वप्रथम रोजन इन्होंने 1985 में दिया था। और जैव विविधता जो शब्द है, जैव विविधता शब्द सर्वप्रथम किन्होंने दिया, रोजन ने दिया था 1985 में। और जैव विविधता शब्द प्रथम यूज किसने किया था, तो ईओ विल्सन है इन्होंने।
अब किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जीव जंतु और पादपों को प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता केरल की शांत घाटी या साइलेंट वैली में होता है। भारत में ये कहाँ होता है? शांत घाटी में होता है। भारत में विश्व जैव विविधता का 8% भाग पाया जाता है। भारत विश्व जैव विविधता वो 8% है, हम भारतीयों की। आगे देखो, जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जब हम बढ़ते हैं तो क्या होता है? विषमता में कमी, ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं जाने पर जैव विविधता में कमी पाई जाती है। ठीक है, सबसे अधिक जो जैव विविधता है वो कहाँ होती है? वो ध्रुवों पे होती है। समुद्र में लगभग 3 किलोमीटर गहराई तक सर्वाधिक जैव विविधता 98% पाई जाती है। निगमन जो ढाल पर जो 2% जैव विविधता पाई जाती है। और सबसे कम जैव विविधता कहाँ है? गर्त यानी कि जो ट्रेंच होते हैं वहाँ पर पाई जाती है। आगे देखो, जो इकोलॉजी जो हॉटस्पॉट है, पारिस्थितिकी तप जो स्थल है, उसमें क्या अवधारणा किसने दी? नॉर्मन नेवियर्सन 1988 में। जैव विविधता को संकटग्रस्त स्थल कहा जाता है। विश्व में 35 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं। भारत में ये 4 हैं: पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, इंडो म्यांमार और अंडमान निकोबार। अब देखो, जो जैव विविधता है संरक्षण, इसमें क्या होता है? एक होता है स्वस्थान और एक होता है परिस्थान, यानी कि जो दूसरे का स्थान और खुद का स्थान। तो प्राकृतिक निवास में जो संरक्षण देना वो क्या कहता है? वो स्व स्थान कहलाता है। और परिस्थान जो प्रकृति से निवास से दूर किसी विशेष स्थान पर संरक्षण दिया जाता है वो परिस्थान दिया जाता है। तो जो जैव मंडल है, नेचुरल पार्क है, अभयारण्य है, नम भूमि जो वेटलैंड है वो क्या है? ये प्राकृतिक है। और जो जैसे जू है तो जूलॉजी और जूलॉजिकल जो पार्क हैं, और जो जैव पार्क हैं या जो इनवाइट्रो जो फर्टिलाइजेशन जो पात्र निषेचन है, और जो प्रतिशीतल संरक्षण है, और ऊतक संवर्धन और जीन पूल, ये क्या हैं? ये सब हमारे हो जाएंगे परिस्थान। 22 मार्च को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ये 2010 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष घोषित किया गया और 11 से 2020 तक जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में मनाया गया था। और जैव विविधता से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय जो कार्यालय है वो इटली की राजधानी रोम में है। और जैव विविधता से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जापान के शहर कहाँ हुआ था? नगोया 2010 में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में नगोया समझौता या नगोया प्रोटोकॉल भी कहते हैं। इस प्रोटोकॉल के तहत आनुवांशिकी संसाधनों से अनुप्रयोगों से उत्पन्न लाभों को बराबर एवं न्यायपूर्ण तरीके से बांटने की बात कही गई है। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है, सर्वप्रथम जो दिया अर्नेस्ट हेकल ने दिया, और इन्हें पारिस्थितिकी का क्या कहते हैं? पिता कहते हैं। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक कहते हैं प्रोफेसर रामदेव मिश्र को। इकोलॉजी जो वर्ड है सर्वप्रथम एजी टेंसले ने, आर्थर जार ने दिया था। एजी टेंसले और आर्थर जार। आगे देखो कि जीव का उसके वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। एक प्रजाति या अधिक जनसंख्या या जीवधारी का पर्यावरण का संबंधों का अध्ययन क्या है? ऑटोकोलॉजी कहलाता है। ये स्व पारिस्थितिकी कहलाता है। अब देखो, विभिन्न प्रजातियों
या विभिन्न समुदायों विभिन्न प्रजातियों या विभिन्न समुदायों का अध्ययन साइकोलॉजी कहलाता है, समपारिस्थितिकी कहलाता है। सूक्ष्म जीवों को प्राकृतिक सफाईकर्ता कहा जाता है। इसके लिए हम बैक्टीरिया, वायरस और जो विषाणु हैं वो जिम्मेदार होते हैं। बैक्टीरिया, वायरस और विषाणु, बैक्टीरिया, वायरस और विषाणु ये जिम्मेदार होते हैं। वायरस, बैक्टीरिया, वायरस और विषाणु। गिद्ध को प्रकृति का मेहतर कहा जाता है। गिद्ध को समाप्त होने में जो है वो क्या जिम्मेदार है? डिक्लोफोनेक सोडियम तथा डाइक्लोफोनेक पोटेशियम महत्वपूर्ण है। यह एक दर्द निवारक दवा है। अमर कोशिका जो स्टेम सेल है गर्भनाल तथा रीढ़ की हड्डी में पाई जाती है। अमर कोशिका कहाँ पाई जाती है? स्टेम सेल गर्भनाल तथा रीढ़ की हड्डी में पाई जाती है। सबसे छोटी जो खाद्य श्रृंखला है वो कहाँ पाई जाती है? मरुस्थल में। घास, पशु और मनुष्य, बस। घास स्थल में 5 स्तर की श्रृंखला पाई जाती है। घास, टिड्डी, मेढक, सांप, मोर या बाज। तालाब में 5 स्तर की श्रृंखला पाई जाती है। शैवाल, प्रोटोजोआ, छोटे जलीय कीट, छोटी मछलियाँ और बड़ी मछलियाँ। महासागर में 5 स्तर की खास श्रृंखला पाई जाती है। पादप पिलवक, प्राणी पिलवक, छोटी मछलियाँ, बड़ी मछलियाँ और सबसे बड़ी मछलियाँ जैसे व्हेल और जो शार्क हैं, इस टाइप की मछलियाँ। तो साथियों ये हमारे रहा कुछ आज का EVS के अंतर्गत वन लाइनर। इससे आगे का नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय। जय हिंद।